एक्चुअली आज जो क्लास हम लोग देखने वाले हैं दैट इज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो कैटेगरी है ऑलरेडी हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखा। जो डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को लेके उसमें से एक है। तो ये जो कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन है हम लोगों ने डिस्कस किया, या जो अदर जो कोरोनरी हार्ट डिजीज है, तो वैसे ही ये जो कंडीशन है इसको सर वो हाँ बताओ। एक्चुअली में सर अक्षत को इन कर लीजिए, वो अक्षत ज्वाइन कर रहा है। एक्चुअली मैसेज आ नहीं रहा है, अभी वापस आ जाएगा। नेटवर्क का इशू है एक्चुअली, इस वजह से डिले हो जाता है। अभी जाके ठीक हुआ है, अच्छा हो जाएगा। आफ्टर 4 भी आज चलेगा ना, 4:30 तक तो चलेगा ही, ठीक है, बीच में आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो कंडीशन है इसको इस्चेमिक पेन या जो चेस्ट पेन है उससे शो किया जाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये जो डायग्राम है इसमें ऑलरेडी बता रखा है दैट द इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल फ्रॉम नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी मे कज द एंजाइना, या इसको शॉर्ट में कहा जाता है चेस्ट पेन, यानी कि आपके सीने में दर्द हो रहा है और अगर ये इससे इसके चलते हैं देन इट इज द एंजाइनल पेन। रीजन इसका सिंपल है, रीजन में बता रखा है दैट द प्लेग इन द कोरोनरी आर्टरी, यानी कि जो एक प्लेग फॉर्मेशन है वो आर्टरी में हो जाता है और इस प्लेग के चलते जो इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो है वो देखने को मिलता है हार्ट में, यानी कि जितनी क्वांटिटी में ब्लड मिलना चाहिए हार्ट को उतना नहीं मिलता। मायोकार्डियल जो इंफ्रैक्शन है उसको एक्चुअली हार्ट अटैक टर्म दिया गया है, बिकॉज वो जो कंडीशन है वहां पे या तो ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगा, तो वहां पर हार्ट अटैक टर्म वहां पे यूज करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये चेस्ट पेन है और ये जो पेन है ये इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो के चलते और जो प्लेग बना है उस फॉर्मेशन के चलते। तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है दैट अ कंडीशन ऑफ इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी, यानी कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कार्डियक जो फंक्शन है हो नहीं पाएगा। आगे और सिम्टम्स हैं हम लोग देखते हैं। The anti-anginal drugs are those that prevent, abort or terminate the attacks of angina pectoris। तो इसका जो डिजीज है जिसको हम चेस्ट पेन कहते हैं, इन मेडिकल टर्म इसको कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स जितनी भी हैं वो क्या करेंगी, या तो इस कंडीशन को होने से रोकेंगी या फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें इस्चेमिक रीजन जनरेट हो रहा है, जो इसका जो हीमोडायनेमिक्स है एक्चुअली इसके दो टाइप है, हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं, बट ये एक बेसिक डायग्राम है जो आपको डिजीज की कंडीशन से अवेयर करा रहा है और इसको आप स्टार्टिंग में देख लें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ए जो पार्ट है वो क्लासिकल जो एंजाइना है उसका पार्ट है, जो कि मोस्ट कॉमन जो एंजाइनल पेन होता है उसका पार्ट है। अब वो इमोशन के चलते भी हो सकता है पेन, है ना। तो जनरली हार्ट अटैक टर्म इसके लिए यूज में लिया जाता है इन कॉमन, बट जो मेडिकल टर्म है वो इसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मानता है और इसको सिंपल चेस्ट पेन कहता है। तो ये जो टर्म है इस कंडीशन में क्या होगा, एक प्लेग फॉर्मेशन है जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें भी बता रखा है कि एक प्लेग बना हुआ है और ये जो आर्टरी है इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है इसके चलते ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। अब ऑक्सीजन की डिमांड तो रहेगी, अब वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो उसके चलते
जो इस्चेमिक रीजन है वो क्रिएट हो जाएगा। इस्चेमिक मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई है, तो एक पेन जनरेशन होगा, और इसके चलते जो इस्चेमिक डायलिटेशन है, सब एंडोकार्डियल रेजिस्टेंट वेसल, वो देखने को मिलेगा। जो बी डायग्राम है वो बता रहा है सेलेक्टिव एक्शन ऑन द कंडक्टिंग वेसल which along the ischemic dilatation of resistant vessel increases the flow to the subendocardial region, relief in angina। यानी कि ये अगर आप ड्रग यूज करते हैं तो ड्रग्स क्या करेंगी, बेसिकली डायलिटेशन का काम करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें प्लेक फॉर्मेशन के चलते जो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है वो बनी है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको आपको डायलेट करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर इस फॉर्मेट में डायलेट होता है तो ब्लड फ्लो जितना चाहिए उतना जाएगा। तो जहाँ पे इस्चेमिक रीजन बना था, जहाँ पर जो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड थी और ऑक्सीजन की डिमांड जनरेट हो रही थी, वैसा नहीं होगा। तो ये ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट है। Dipyridamole action on all resistant vessel increases the blood flow to the non-ischemic zone to the detriment of ischemic zone, that is the coronary stele। तो एक फिनोमिना है जिसको हम coronary stele कहते हैं। तो जो ये ड्रग है दैट इज डाइपायरिडामोल, तो ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा नॉन इस्चेमिक जोन वाला जो रीजन है वहां पर, और इसके चलते जो इस्चेमिक जोन है उसका बनना ही कम हो जाएगा। सो फ्लो डिक्रीजेस इन इस्चेमिक जोन रीजन। इसके चलते जो प्रोसेस होगा इसको हमने नेम दिया है कोरोनरी स्टील। अब फाइनली हम लोग ये देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो ड्रग्स होंगी, क्योंकि मान लीजिए कोई एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि एनलिस्ट द ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर कुछ ड्रग्स के नेम आ जाते हैं, या कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो तो बनेगा ही। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है इट इज शॉर्ट एक्टिंग विच इज नॉन एज द ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। लॉन्ग एक्टिंग जो कैटेगरी है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग बाय सबलिंगुअल, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एरिथ्रिटल टेट्रानाइट्रेट एंड पेंटा एरिथ्रिटल टेट्रानाइट्रेट। बीटा ब्लॉकर्स को अगर आप देखें, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटिनोलॉल। तो जो प्रोप्रानोलॉल है इसके बारे में आप आगे देखेंगे कि इसको जो प्रोफाइल एक्सिस है एंजाइना का उसके लिए भी यूज में किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है उनको भी ये सॉल्ट चलता है, एम्लोडिपिन के साथ भी इसको ले लेते हैं। तो ये जो सॉल्ट है ये मेनली ये जो कंडीशन है उसके फॉर्मेशन को रोकता है, और जो वेसल है हम लोगों ने देखा उसको डायलेट करके रखता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वेरापामिल, डिल्टाइजम, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सॉल्ट इसमें यूज होते हैं। जो पोटेशियम चैनल ओपनर है इसकी रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक स्टेज पे पड़ती है, उसको हम लोग देखेंगे। और बाकी जो डाइपायरिडामोल है, ट्राइमेटाजिडीन है, रोनालाजिन है, ऑक्सीफेड्रीन है, इनकी भी स्पेसिफिक जो कंडीशंस है उनको हम लोग देखेंगे। नाउ अगर हम डिजीज की बात करें तो एंजाइना जो पेक्टोरिस है उसका जो कॉमन सिम्टम है इट इज पेन। सो इट इज अ पेन सिंड्रोम ड्यू टू द इंडिकेशन ऑफ एडवर्स ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड एडवर्स होती जा रही है, एंड डिमांड सिचुएशन इन द पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम, यानी कि जो कार्डिक मसल्स हैं उनके एक पोर्शन में ऑक्सीजन की डिमांड जनरेट होती जा रही है। The two principal forms are recognized. First is the classical angina, which is also known as the common form.
Attacks are predictable and provoked by exercise, emotion, eating, coitus subside when the increased energy demand is withdrawn. अब अटैक्स की जो कंडीशन है, ये जो पेन जनरेट होता है, अगर क्योंकि प्लेग फॉर्मेशन है, डायग्नोज नहीं हो पाया है और जो प्रॉब्लम है अचानक सामने आ सकती है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है कि अपना जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो हर इंसान को अपने से ही पता चलती है, और कहाँ पर उसको वर्क करने में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसी को समझना होता है। अगर वो अपने जो इंडिकेशंस हैं, सिम्टम्स हैं, खुद सही टाइम पे समझ जाता है तो भी कुछ डिजीजेस से बचा जा सकता है, और ये उनमें से एक है। एक्सरसाइज अगर आप जितना वर्कआउट आप नहीं कर सकते एकदम से अगर उतना करना चाहें, जो इमोशनल स्टेज है, यानी कि एकदम से आपको शॉक लग जाता है, कोई लॉस हो गया, ये हो गया, ड्यूरिंग ईटिंग भी ये पाया गया है, क्योंकि ईटिंग में भी जो ऑक्सीजन डिमांड है, बेकिंग ऑफ फूड, उसमें रिक्वायर्ड है कोइटस, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो. So this is the continuous thing. The underlying the pathology is a severe arteriosclerotic affliction of larger coronary artery, which run epicardially and send the perforated branches to supply the deeper tissue. अब इसके लिए क्या है, ये बेसिक डायग्राम है, क्योंकि ये जो आर्टरी है यही जो डीपर जो टिश्यू है वहां पर सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन की, तो अगर ब्लड नहीं जाएगा तो उसका सप्लाई नहीं होगा, और अगर ये सप्लाई नहीं होगा तो फिर इस्चेमिक रीजन जनरेट होने लगेगा. तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द क्लासिकल एंजाइना. द कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन इज फिक्स्ड, ब्लड फ्लो फेल्स टू इंक्रीज during increased demand despite the local factor mediated dilatation of resistance vessel and ischemic pain is felt. तो अब ये जो पेन है इसमें क्या होगा, इन बिटवीन द अटैक और ड्यूरिंग द एंजाइना. तो धीरे धीरे जो प्लेग फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम जो टेक्निकल टर्म है उसमें एथेरोमा भी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी ऑलरेडी है ही, तो इसके चलते जो परफोरेटिंग जो वेसल्स हैं और एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर है, जो एक्चुअली जो पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग कहते हैं कि इस्चेमिक रीजन का जनरेशन हो रहा है, वो 5 mmHg रहता है, जो इंटरमीडिएट है, यानी कि हल्का हल्का चेस्ट पेन हो रहा है और वो बीच बीच में ठीक हो रहा है. बट ये जो कंडीशन है कि मान लीजिए सीवियर पेन होने लगा, तो इस टाइम पे ये वैल्यू 25 mmHg तक जाती है. ड्यू टू द inadequacy of ischemic left ventricle, the end diastolic left ventricular pressure rises from 5 to above 25 mmHg, which produces subendocardial crunch during the diastole. This means that the blood flow to the subendocardial region occurs during diastole and aggravate the ischemia in this region. तो अब जो पेन है उसकी कंडीशन में क्या होगा कि आपको पता है कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसी को सारा मेजर फोर्स वो क्रिएट करना होता है ब्लड को पंप करने के लिए. अब ये जो कंडीशन होगा इसमें आपको जब ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन का वैल्यू नहीं है, तो जो फोर्स उसको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और जो प्रेशर है उसके ऊपर बढ़ेगा, ऑब्वियस से बढ़ना ही है. तो 5 mmG जो था, मतलब ये भी कंडीशन नॉर्मल नहीं है, इसमें भी जो अटैक वाली कंडीशन है वो है क्योंकि ऑलरेडी प्लेग फॉर्मेशन है. बट जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो वैल्यू 25 जो mm है Hg तक जाएगी, और इस स्टेज में क्या होता है, एक सब एंडोकार्डियल जो क्रंच है वो देखने को मिलता है. अब जो क्रंच है हम लोग जनरल टर्म्स में यूज करते हैं, क्रंची है, ये है,
बट इसको अगर यहाँ पर देखें तो एक पेन की कंडीशन है, और जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और किसी को सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो वो स्टेज भी क्रंच है। और उस टाइम पे लोकल टर्म हम लोग जैसे कहते हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, आपको कोई चीज नहीं दी जाए तो आप चीखोगे, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट है, तो इस्चेमिक पेन वहां पे जनरेट होगा। दस ए फॉर्म ऑफ एक्यूटली डेवलपिंग एंड रैपिडली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर रिजल्ट्स which is relieved by taking rest and reducing the myocardial workload। तो अब इसके चलते क्या होगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर दिखेगा कि फंक्शनिंग ऑफ हार्ट नहीं हो रही है। तो अब ये केस कहां जा रहा है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में। हम लोगों ने जो अटैक वर्ड यूज किया है वो इसीलिए यूज किया है बिकॉज ये केस कहां शिफ्ट हो जाएगा, अब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो इसके बाद वही कंडीशन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब इसके दो ऑप्शन है जिससे कि ठीक हो सकता है, या तो रेस्ट करें बिकॉज जो फिजिकल वर्कआउट है उसी के चलते डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, तो अब रेस्ट करें तो ब्लड सप्लाई धीरे धीरे जाएगी। भाई आपको लग रहा है ना कि रास्ते में जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, बट वो ऐसा तो नहीं है कि कुछ जाएगा नहीं, बट यहाँ पे वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो पर्सन की डेफिनेटली डिक्रीज होगी। अब आप एज के रिलेटेड जो होता है वो तो ऑटोमेटिक होता है, बट इसके चलते क्या होगा, ये प्लेक फॉर्मेशन है और ये कम एज में भी हो सकता है। तो या तो आप रेस्ट करें या फिर मायोकार्डियल वर्कलोड को कम किया जाए। तो रेस्ट तो इसमें बताया जाता है। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसके लिए ड्रग ट्रीटमेंट है। The drugs that are useful primarily reduce the cardiac work directly by acting on the heart or indirectly by reducing the preload, hence, and diastolic pressure and afterload. They may also cause the favorable redistribution of the blood flow to the ischemic areas. तो इनका जो मेजर वर्क है क्या है कि कार्डियक वर्क को कम किया जाए। तो जैसे ही वेसल डायलेट होंगे, क्योंकि नाइट्रेट जो कैटेगरी है वो डायलेटर है, तो जैसे ही जो कंडीशन आएगी डायलेटेशन की तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और जो वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन आ रही थी वो जनरेट नहीं होगी। अब इसका एक सेकंड टाइप और है, उसको हम कहते हैं वेरिएंट या प्रिंज मेटल और वासोस्पास्टिक एंजाइना, या फिर हम कहते हैं द अनकॉमन फॉर्म, या फिर इसको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है साइलेंट अटैक। यानी कि ये जो अटैक है ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन भी आ सकता है। वही इसमें लिखा हुआ है दैट द अटैक अकर्स एट द रेस्ट और ड्यूरिंग द स्लीप एंड आर अनप्रिडिक्टेबल। They are due to the recurrent localized, occasionally diffuse coronary vasospasm, which may be superimposed on arteriosclerotic coronary artery disease. अब यानी कि ये जो कंडीशन है उसमें फॉर्मेशन तो जो हो रहा है वो इसी का हो रहा है, जो क्लासिकल पार्ट था उसके अंदर क्या हो रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेग हो रहा था, बट जो वेरिएंट है उसके अंदर क्या होगा कि वासोस्पाज्म होगा, यानी कि जो इसका डायमीटर है वो इस कंडीशन के चलते अपने आप ही उसका फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और जो आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा फर्स्ट जो डायग्राम है यहां पर, तो अगर मान लीजिए कि ब्लड का फ्लो कम है तो ये जो स्पेस है बना रहेगा, बट अगर ब्लड का फ्लो रेगुलरली कम रहने लगा तो अपने आप ही यहाँ पर एक वासोस्पाज्म क्रिएट होगा और इसमें एक श्रिंकेज आने लगेगा। दैट इज द सेकंड टाइप, दैट इज फ्रिंज मेटल। Now in this condition what happen, abnormally reactive hypertrophied segments of the coronary arteries have been demonstrated. Drugs are aimed at preventing and relieving the coronary vasospasm. अब ये जो कंडीशन बनी है
इसमें आपको ड्रग्स जो देंगे वो डायलेटेशन की होंगी, बट वो वासोस्पाज्म को कम करेंगी, और जो ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है ड्रग की, वो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, जैसा कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये ड्रग है अगर ऐसी कंडीशन जनरेट होती है। द ड्रग unsurpassed in its ability to abort and terminate anginal attack was introduced by Murrell in 1879. Other organic nitrate are later added, but a breakthrough was achieved in 1963 when the propranolol was used for the chronic prophylaxis. The calcium channel blocker have been a major contribution. तो अगर आपको अटैक को ऑन स्पॉट रोकना है तो ये जो ड्रग है नाइट्रेट्स वो दी जाती हैं सबलिंगुअल रूट से, और इनका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो डायलिटेशन होगा और ब्लड की जो कमी है उसको फुलफिल करेंगे। बट लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है इसके लिए जो प्रोप्रानोलॉल है वो क्रॉनिक प्रोफाइलैक्सिस की तरह भी यूज में लिया जाता है, यानी कि जैसे आप कोई बीमारी ना हो उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस, जो वैक्सीनेशन है। वैसे ही अगर आपको इससे बचना है या ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिनका लिपिड लेवल ज्यादा होने लगता है बेसिकली, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो प्रोप्रानोलॉल है वो दिया जाता है, और ये मोस्ट कॉमन सॉल्ट है हाइपरटेंशन और कार्डियक जो प्रॉब्लम्स हैं। A number of vasodilator and the other drugs have been promoted time to time, but none is uniformly effective. Some, the potassium channel opener, nicorandil, metabolic modulator, trimetazidine, and sodium current inhibitor, ranolazine, have been introduced lately. अब कुछ कंडीशन और बनती हैं जहां पर पोटेशियम चैनल ओपनर की रिक्वायरमेंट होती है, मेटाबॉलिक जो मॉड्यूलेटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या सोडियम करंट को इनहिबिट करे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये कौन सी कंडीशंस हैं? तो फर्स्ट अगर हम देखें जो नाइट्रेट्स है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, जो मैकेनिज्म हो रहा है क्या हो रहा है, जो कैल्शियम है वो अंदर आ रहा है और उसके चलते फाइनली हम लोगों ने देखा है जो मसल जो कॉन्ट्रेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कैल्शियम है। तो कैल्शियम अगर सेल के अंदर आएगा, सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, तो कॉन्ट्रैक्शन को वो जनरेट करेगा। तो एक तो जो क्राइटेरिया है इसमें है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को दिया जाए, तो ये चैनल बंद रहेगा, और ये चैनल बंद रहेगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन का स्टेप है वो होगा ही नहीं। सेकेंड एस्पेक्ट है नाइट्रेट्स का, तो ये जो नाइट्रेट्स है ये करेंगे वासोडाइलेटेशन, और अगर ये हो जाएगा तो इसके चलते भी जो कंडीशन है वो मेंटेन होगी। और इसमें जो इंटरमीडिएट्स है वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज का जो फॉस्फोराइलेशन है वो होता है, और साइक्लिक जीएमपी की कंडीशन है, उसको हम और डिटेल में देखते हैं। ऑल द ऑर्गेनिक नाइट्रेट शेयर द सेम एक्शन, डिफर ओनली इन टाइम कोर्स। The only major action is direct, non-specific, smooth muscle cell relaxation, यानी कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है इस रास्ते को बंद कर देगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी जगह रिलैक्सेशन होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड है वो जीटीपी को जीएमपी में वो चेंज होगा, तो ये साइक्लिक जीएमपी की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी तो वो इसको भी रोकेगा, और ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इसको भी रोकेगा, तो इसके चलते भी वापस जो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन है वो नहीं बनेगी। एक बार और समझा दो सर। हाँ बताओ। एक बार और समझा दो सर। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, हाँ जो जो कंडीशन है इसके चलते क्या हो रहा है कि जो मसल है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है उस प्रोसेस को यहाँ पर डिले करना है थोड़ा सा, और उसमें जो जो डायलेटेशन है उसको सपोर्ट करना है,
तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो क्या है कि जो कैल्शियम अंदर आ रहा है उसको पहले रोका जाए, क्योंकि कैल्शियम की जो क्वांटिटी अंदर आ रही है वही कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करती है। जो कैल्शियम होता है वो अंदर आता है और इवन जो स्टोर्ड जो कैल्शियम है वो भी बाहर निकलता है, और इसके चलते ये जो प्रोटीन यहाँ पर है उसका जो फॉस्फोराइलेशन है वो होता है, और इस फॉस्फोराइलेशन के चलते जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ कंबाइन होके ये कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करता है। ये एक सिंपल फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है। अब इस प्रोसेस को अगर आपको रोकना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस चैनल को बंद कर दें आप, या फिर जो नाइट्रेट्स हैं उसको आप दे, तो वो क्या करेगा, जीटीपी को जीएमपी में चेंज होने से रोक देगा, सॉरी जीटीपी को जीएमपी में चेंज होने देगा। तो इसकी जब वो क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसके जो इफेक्ट आएंगे, वो फर्स्ट इफेक्ट आएगा इस चैनल को ब्लॉक करेगा, और सेकंड जो फॉस्फोराइलेशन है इसको रोकेगा। तो अगेन जो मैकेनिज्म वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्मूथ मसल में जो प्रोसेस है वो रिलैक्सेशन का होगा। इसको हम और ज्यादा भी देखने वाले हैं। मैकेनिज्म है the relaxant effect of larger coronary vessel is the principal action of nitrates benefiting variant angina by counteracting the coronary spasm। तो ये जो प्रोसेस हो रहा था एक्चुअली क्यों हो रहा था कि हम लोगों ने जो सेकंड टाइप इसका जो देखा, सेकंड टाइप जो एंजाइना का है उसमें स्पाज्म हो रहा है। तो स्पाज्म का मतलब क्या है कि अगर ये मसल में बार बार ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, बिकॉज मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको रोकना तो मुश्किल है, डायलेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी मसल अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट तो होगा क्योंकि अंदर जो कैल्शियम है उसकी क्वांटिटी तो है ही। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसकी वजह से जो स्पाज्म है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए जो फर्स्ट जो इफेक्ट है वो है कि जो मसल है उसको रिलैक्स किया जाए। इन द क्लासिकल एंजाइना undoubtedly the primary effect is to reduce the cardiac work by action on the peripheral vasculature, though increased blood supply to the ischemic area में contribute। तो एक तो क्या है कि जैसे ही आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो जितने भी ब्लड वेसल हैं उनमें भी जो डायलिटेशन है वो देखने को मिलेगा, तो जो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई है वो उस एरिया में बढ़ने लगेगी। The exercise tolerance of angina patient is improved because the amount of exercise causes lesser augmentation of the cardiac work। अब एक्सरसाइज जो टॉलरेंस है वो इन पेशेंट में देखने को मिलता है या उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट होता है। तो जैसे जैसे कार्डिक वर्क लोड कम होगा वैसे वैसे ही एक्सरसाइज टॉलरेंस या अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, बट कार्डिक वर्कलोड कम होने के बाद। मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हम देखें तो दे रैपिडली डाइनाइट्रेटेड द एंजाइम enzymatically in the smooth muscle cell to release the reactive free radical nitric oxide। तो जो नाइट्रेट है वो क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को वो एक्टिवेट करेंगे, और ये जो है वो एक्टिवेट करेगा साइटोसोलिक ग्वानालाइल साइक्लेज को, जिसकी वजह से जो साइक्लिक जीएमपी है उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और इसके चलते क्या होगा, इट कजेस डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जो प्रोसेस हम लोगों ने यहां देखा। अगर इसकी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी तो जो फॉस्फोराइलेशन है वो रुक जाएगा, तो यानी कि ये डीफॉस्फोराइलेशन को बढ़ा रहा है, और इसके चलते फिर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो नहीं होगा। The reduced availability of phosphorylated active myosin light chain kinase interfere with the activation of myosin and it fails to interact with the actin to cause contraction। तो एक्टिन के साथ जब मायोसिन कंबाइन नहीं हो पाएगा
तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिलैक्सेशन अकर्स. Raised intracellular cyclic GMP may also reduce the calcium entry and again a contribution to the relaxation. यानी कि ये जो क्वांटिटी है साइक्लिक जीएमपी की जब बनेगी तो दो काम करेगी, एक तो चैनल को बंद करेगी और सेकंड जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसको रोकेगी. तो अल्टीमेटली इनके चलते इनका जो कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहा था वो नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन का काम रुक जाएगा. अब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं अगर लॉन्ग टर्म में दिया जाए. फुलनेस इन हेड, थ्रॉम्बिंग, हेडेक, some degree of tolerance develop on the continued use, flushing, weakness, sweating, palpitation, dizziness, fainting. These are mitigated by laying down erect posture, alcoholic acentuate these symptoms. तो यानी कि जैसे ही जो डायलिटेशन होगा ज्यादा हो जाएगा तो जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा. बिकॉज हम लोगों को पता है कि जो मेटाबॉलिज्म है ऑलरेडी साइकिल्स हैं उनको कंप्लीट होना होता है तब जाके बॉडी अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू को बना पाती है. अब अगर ब्लड का ही जो सप्लाई है होगा बट वो धीरे धीरे होगा और कहीं पे डायलेट हो रहा है कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ऑर्गन को ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म या न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसफर हो रहा है वेस्ट मटेरियल को लेके जाना है, क्योंकि ब्लड के पास क्या है एक्चुअली बहुत सारा काम है. न्यूट्रिएंट सप्लाई भी वो करता है, वेस्ट जो मटेरियल है उसको भी वो निकालता है क्योंकि वो एक सबके बीच में मीडिया है. अब उसके अंदर कुछ भी होगा तो अप एंड डाउन तो सिस्टम हो गई. तो सबसे पहले क्या होगा, हेडेक का वो सिस्टम है, सर भारी हो जाएगा, फुलनेस ऑफ हेड और हेडेक होगा, फ्लशिंग, वीकनेस, इरेक्ट पोस्चर, एक जैसे खड़ा होता है ना. अल्कोहलिक जो पर्सन्स होते हैं अगर ज्यादा डोज में आ गए तो एक जगह खड़े रहते हैं, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी. मेथ हीमोग्लोबिनीमिया इज नॉट अ सिग्निफिकेंट विद द क्लिनिकल यूज, तो ये कंडीशन इतनी ज्यादा नहीं बनेगी. However, in the severe anemia, this can further reduce the oxygen carrying capacity of blood. Rashes are rare, though relatively more common with the penta-erythritol or tetranitrate. बीटा ब्लॉकर जो कैटेगरी है उसको हम लोग डिस्कस करें तो ऑलरेडी बीटा 2 रिसेप्टर्स है हार्ट के ऊपर होते हैं. तो इन रिसेप्टर्स को अगर रोका जाएगा बीटा ब्लॉकर देके तो अल्टीमेटली जो हमारा एम है कि मसल डायलेट हो और ऑक्सीजन सप्लाई उसको मिले वो फुलफिल होगा. बिकॉज हार्ट बीट अगर तेज होती जाएगी तो वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा ही. These drugs do not dilate the coronary and other blood vessel. The coronary flow is rather reduced due to blockade of dilator beta 2 receptors. However, flow of the ischemic subendocardial region is not reduced because of the favorable redistribution and decrease in ventricular wall tension. तो इसका जो बेसिक इफेक्ट है क्या होता है कि जैसे हार्ट बीट चल रही है, हार्ट रेट चल रही है, तो इसके चलते क्या होगा, इसको अगर रोका जाएगा तो वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन कम होगा. जो मेजर एक्शन है डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन. अब ये अगर वैल्यू कम होगी तो अपने आप इसको टाइम मिलेगा कि अपने आप को रिकवर हो पाए और प्रेशर कम है तो अपना काम कर पाए. बीटा ब्लॉकर एक्ट बाय reducing the cardiac work and oxygen consumption as a consequence of decreased heart rate. अब जैसे हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगी तो ऑक्सीजन जितनी कंज्यूम हो रही थी वो कंजम्पशन रुक जाएगा. तो हमारा जो मेजर जो इशू है वो इसी का ही है इशू कि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है और इसको ये कम करेगा. इसके चलते
जो कार्डियक वर्क है वो रिड्यूस हो जाएगा. Inotropic state and mean BP, this is the marginal at rest. More importantly, beta blocker limit the increase in the cardiac work that occurs during the exercise or anxiety by anti-adrenergic action on heart. तो बीटा ब्लॉकर्स अगर देखा जाए तो जो काम करेंगे वो कार्डियक वर्क के ऊपर काम होगा और इसके चलते जो एंजाइटी या एक्सरसाइज की वजह से जो इफेक्ट आ रहे थे वो धीरे धीरे कम होंगे. तो टॉलरेंस बढ़ेगा और पेशेंट जो है वो रिलैक्स फील करेगा. नेक्स्ट कैटेगरी इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. द थ्री इंपॉर्टेंट क्लासेस verapamil, nifedipine, diltiazem. The dihydropyridines are the most common calcium channel blocker. Nifedipine, amlodipine. This subclass has the proliferated exceptionally. तो ये जो क्लास है ये क्या करती है कि जो कैल्शियम जो चैनल है वो एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट होके जो कैल्शियम इनफ्लक्स है उसको बढ़ा रहा है. तो ये जो पाथवे है वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ये जो एक्टिवेशन है रुक जाएगा. जैसे यहाँ पे एक लॉक लग गया, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म बताया जा रहा है वो इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो चैनल है भाई अपने को जैसे गेट बंद करना होता है तो क्या करते हैं हम, एक चेन फंसा के यहाँ पे लॉक लगा देते हैं. तो मान लीजिए जो एक्टिवेटेड स्टेज है उसमें ये ओपन कंडीशन है और जो इनएक्टिवेटेड स्टेज है उसमें ये बंद कंडीशन है. तो ये रेस्टिंग फेज में चला जाएगा और रिकवरी टाइम डिपेंडेंट. तो जितना डोज देंगे उतने टाइम के लिए स्टॉप रहेगा, फिर वापस से स्टार्ट होगा प्रोसेस. इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन है. दैट इज द हार्ट इन द वर्क, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर फाइबर्स, द कैल्शियम मूव्स इन ड्यूरिंग the plateau phase of action potential and it releases more calcium from the sarcoplasmic reticulum. This calcium surge does contraction through binding to the troponin, allowing the interaction of myosin with the actin. The calcium channel blocker would thus have the negative inotropic effect. The zero phase depolarization of sinoatrial node, atrioventricular node is largely calcium mediated and the automaticity and conductivity of these cells appears to be dependent on the rate of recovery of calcium channel. अब जो इसके इफेक्ट हैं वो जीरो फेज ऑफ डिपोलराइजेशन पर भी